हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिकोड एग्जाम। मैं नूरुल सलाम आपका स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम में। गाइस, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाई कोर्ट का जो आरओ एआरओ का पैटर्न है उसको, और उसमें क्या क्या क्वेश्चन आए हैं 2009 से 2020 के ओल्ड पेपर के, और उसमें जो क्वेश्चन आए हैं उसको हम डिस्कस कर रहे हैं और उसके जो सोल्यूशन है उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम आपको एक अच्छी तरीके से सब चीज़ों को बताएं, और हमारा जो एरिया रहेगा वो रहेगा भूगोल का। आगे बढ़ने से पहले तो एक जनरल एनालिसिस कर लेते हैं कि देखिए हमारे पास जो पेपर का पैटर्न रहा है 2009 में एक पेपर आया है। जब हमने इसका एनालिसिस किया तो हमने ये पाया कि यहाँ पर आपके पास जो क्वेश्चन है वो 7 क्वेश्चन आए हैं भूगोल से। कितने क्वेश्चन आए हैं? 7। ठीक, उसके बाद का अगला पैटर्न जो पेपर हुआ 2014 का, ठीक है, कंबाइंड पेपर हुआ था। यहाँ पर जब क्वेश्चन देखा जाए तो यहाँ पर भूगोल के कितने क्वेश्चन बने? 27। ठीक, 7 से सीधे कहाँ पहुँच गए? 27 पर। फिर हमने 2016 का पेपर पूरा एनालिसिस किया तो इसमें कितने क्वेश्चन आए? 22 क्वेश्चन। ठीक है, 2017 की अगर हम बात करें तो 2017 के पेपर में हमारे पास टोटल यहाँ पे क्वेश्चन बने हैं 13। कितने? 13। 2017 के बाद 2019 और 2020 का पैटर्न है। अगर हम 2019 में बात करते हैं तो यहाँ पर 22 क्वेश्चन भूगोल के पार्ट से बने हैं आपके पेपर में। इसके अलावा यहाँ पर 20 में 24। तो आमतौर पे अगर देखा जाए तो ऑन एवरेज पिछले 2 साल का पैटर्न ही हम उठा लें, क्योंकि ये एकदम नया पैटर्न है। इस पैटर्न को क्वेश्चन हम डिस्कस तो कर लेंगे, लेकिन याद रखिए कंपटीशन जिस तरह से बढ़ रहा है, पेपर दिन ब दिन पैटर्न चेंज कर रहा है, तो हमेशा याद रखिए इन दोनों पैटर्न के अकॉर्डिंग ही पेपर को लगाइए आप, ये वाले पेपर भी और सारे क्वेश्चन भी। लेकिन पैटर्न नया क्या चल रहा है इन दोनों पेपर का, और हम ये मान के चलते हैं कि 22 क्वेश्चन तक आपके पेपर में बन सकते हैं, 20 से 22 क्वेश्चन। तो उस 20 से 22 क्वेश्चन के लिए हम आपके साथ मिलकर एक जनरल एनालिसिस भी कर रहे हैं। तो ये पूरा पैटर्न है, इसे याद रखिए। ऑन एवरेज अगर इन सारे क्वेश्चंस को जोड़ दिया जाए तो ये आराम से 20 क्वेश्चन को लेके आ रहे हैं। 18-20 क्वेश्चन ऑन एवरेज हर साल आपके पेपर में बन जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं 2009 के क्वेश्चन और 2014 के क्वेश्चन पेपर को। ठीक है, आरओ एआरओ का जो पेपर हुआ था 2009 का, इसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक, इसमें 7 क्वेश्चन थे, तो उन 7 क्वेश्चन को हम यहाँ पर आपके सामने लेके आए हैं। पहला क्वेश्चन है इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स मतलब हिंदी में बोलते हैं विषुव, लेकिन क्योंकि ये हाई कोर्ट का पेपर था तो वहाँ पर यही वर्ड यूज़ कर लिया गया था, विषुव वर्ड नहीं दिया गया था। ठीक है, इक्विनॉक्स साल में 2 बार होता है, मार्च के महीने में होता है। कब? ठीक है, इस क्वेश्चन को कोर्ट पेपर से बाद में हटा भी दिया गया था, बट ये याद रखिए इक्विनॉक्स जो होता है 21 मार्च को हर साल आपको देखने को मिलेगा, है ना। और वैसे तो इस क्वेश्चन का आंसर नियर अबाउट अगर कोई सही होगा तो डी वाला ही सही होगा। ठीक है, 21 मार्च को मिलता है। इक्विनॉक्स होता क्या है? इक्विनॉक्स जब सूर्य की किरणें पूरी पृथ्वी पर साल भर में 4 बार लंबवत पड़ती है। कितनी बार लंबवत पड़ती है? 4 बार। ठीक, उस 4 बार में से 2 बार लंबवत कहाँ पड़ती है? विषुवत रेखा पर। कहाँ पर? विषुवत रेखा पर या इक्वेटर पर। तो जब भी सूर्य की किरणें विषुवत रेखा या इक्वेटर पर लंबवत पड़ती हैं तब उस टाइम को या उस पोजीशन को हम बोलते हैं इक्विनॉक्स या विषुव। और इसमें होता क्या है? इसमें पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए कि पूरी पृथ्वी पर कितनी बार दिन और रात बराबर होते हैं, तो 2 बार होते हैं। कब होते हैं? 2 बार। इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और सूर्य की किरणें जब कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, और जब मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन। तो सबसे बड़ा, सबसे छोटा दिन, ये सब क्वेश्चन अक्सर पेपर में आते हैं, और आपके हाई कोर्ट के पेपर में मैं अक्सर देख रहा हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं।
पैटर्न प्री डिफाइन है, इसी पैटर्न को आप जरूर फॉलो करिए। ठीक, चलिए इस क्वेश्चन का जो राइट एक्सप्लेनेशन है वो 21 मार्च। 21 मार्च आपका पहला दिन है ना। 21 मार्च के अलावा और कौन सा टाइम होता है? 23 सितंबर को भी इक्विनॉक्स होता है, लेकिन यहाँ पे मार्च वाला ही पूछा है तो हमने मार्च वाला बता दिया। अगर सितंबर वाला पूछता तो 23 सितंबर। ये 2 दिन ऐसे होते हैं कि पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, इनमें से कौन सा ग्रह को इवनिंग स्टार कहा जाता है? इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, सौंदर्य की देवी, प्रेशर कुकर प्लैनेट, ये सब एक ही प्लैनेट को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? वीनस को। ठीक है, वीनस। अब देखिए हाई कोर्ट में किस तरह से कर रहे हैं, वीनस का हिंदी होता है क्या? शुक्र। शुक्र यहाँ पे नहीं दिया, ये थोड़ा सा खेल खेला गया था इंग्लिश के साथ, है ना, तो इसे ध्यान रखिएगा। वीनस सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा उसके वायुमंडल में ज़्यादा पाई जाती है, जिसकी वजह से बुध सबसे करीब होता है, मरकरी सबसे करीब होता है, लेकिन सबसे गर्म ग्रह अगर देखा जाए तो वो गर्म ग्रह कौन सा है? वीनस। तो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? वीनस। ठीक, और बृहस्पति तो आप जानते हैं सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक, इसके बारे में एक जो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। और शनि की अगर हम बात करें तो ये सौरमंडल में सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह है। तो अगर किसी ग्रह के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह या सैटेलाइट है वो शनि हो गया है। ठीक है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह है बुध। तो ये सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्वेश्चन के आंसर है, मैं आपको बताता जा रहा हूँ, आप देखते जाइए, ध्यान करते जाइए। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें, महासागरों में ज्वार उठते हैं। ठीक है, टाइड्स आर जनरेटेड इन ओशियंस। महासागर में टाइड या ज्वार उठते हैं। ज्वार क्या होते हैं? पानी की लहरों का उठना व गिरना पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण, दोनों के कारण। तो मैंने आपको बोला व्हाट आर टाइड्स, ज्वार भाटा क्या होते हैं। अगर हम ज्वार भाटा की बात करते हैं, है ना, तो पृथ्वी पर, ठीक, मून और सन के जो गुरुत्वाकर्षण लगता है, उस गुरुत्वाकर्षण के कारण पानी की लहरों का उठना तथा गिरना क्या कहलाता है? ज्वार भाटा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है उपरोक्त दोनों के कारण। ठीक है, याद रखिएगा, चंद्रमा के आकर्षण और सूर्य के आकर्षण के कारण ऐसा होता है। और कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि किसका आकर्षण ज्यादा लगता है, सूर्य का कि चंद्रमा का? सोच के बताइए किसका लगेगा, किसका आकर्षण ज्यादा लगेगा भाई, किसका गुरुत्वाकर्षण ज्यादा लगेगा? फॉर्मूला आपके सामने है, तो किसका आकर्षण ज्यादा लगेगा, सूर्य का कि चंद्रमा का? बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से बता दो। ठीक है, तो यहाँ पे किसका आकर्षण या किसका गुरुत्वाकर्षण ज्यादा लगेगा? तो वो लगेगा चंद्रमा का। क्यों? क्योंकि भाई चंद्रमा पृथ्वी के बहुत करीब है, भले उसका द्रव्यमान कम है लेकिन वो करीब बहुत है, इसी वजह से उसका गुरुत्वाकर्षण या आकर्षण ज्यादा लगेगा। ठीक, चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत बताइए। वायुमंडल में 5 मुख्य परतें पाई जाती हैं और इसमें सबसे पहली परत का नाम या सबसे निचली परत का नाम कौन सा है? क्षोभ मंडल। ठीक है, क्षोभ मंडल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फेयर। और अगर हम बात करते हैं तो सबसे आउटर लेयर कौन सी है? सबसे बाहर की लेयर, सबसे आउटर लेयर जो है, ये आउटर लेयर है आपकी वायुमंडल। ठीक है, और सबसे पहली लेयर कौन सी है? क्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल इस क्वेश्चन का सही जवाब है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, मध्य मंडल बीच की लेयर होती है जो यहाँ पर नहीं लिखी हुई है। 5 लेयर है, 4 का नाम लिखा है, 5वीं लेयर कौन सी होती है? मध्य मंडल, इसे याद रखिएगा। ठीक है, कभी कभी एक क्वेश्चन आता है वायुमंडल की सबसे गर्म परत कौन सी है, तो गर्म परत कौन सी है? सबसे गर्म परत अगर बात करें तो गर्म परत आपकी आयन मंडल। ठीक है, वायुमंडल की वो कौन सी परत होती है जिसमें तापमान क्या होता है? नियत होता है। तापमान नियत होता है,
तो वो होती है आपकी समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर। और वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है, जरा कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, मैं देखता हूँ कि कितने लोग इसका सही जवाब देते हैं। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सूर्य ग्रहण के दौरान, सूर्य ग्रहण जब होता है तो उसके दौरान सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी के सापेक्ष स्थिति क्या होगी। ठीक है, मतलब इन सब की आपस में स्थिति क्या होगी, चंद्रमा सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य होगा, पृथ्वी सूर्य तथा चंद्रमा के मध्य होगी, सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा के मध्य होगा, सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा के मध्य होगी। देखिए जब भी सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य ढका जाता है। ठीक, और उसको देख कौन रहा होता है, हम लोग देख रहे होते हैं। हम लोग देख रहे हैं तो हम लोग तो सबसे किनारे होंगे। अब बीच में कौन आएगा, ठीक है, तो बीच में आ जाएगा आपका चंद्रमा। ठीक है, तो चंद्रमा सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य होता है, इस वजह से हमें ये स्थिति देखने को मिलती है। और ये स्थिति हर महीने आती है, लेकिन वो एंगल नहीं बनता है, इसलिए हर महीने आपका सूर्य ग्रहण नहीं होता है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर है। और पहली वाली कंडीशन में आपका ये चंद्र ग्रहण हो गया। ठीक, चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच पड़ती है। ठीक है, अगर रेड क्लिफ रेखा की अगर हम बात करते हैं तो रेड क्लिफ लाइन मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये रेड क्लिफ रेखा किसके बीच पड़ती है, भारत और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, रेड क्लिफ लाइन को लेकर कई ज़्यादा क्वेश्चंस बने हुए हैं, पिक्चर ही बनी हुई है। भारत और चीन के बीच में आपको क्या मिलेगी, मैकमोहन रेखा। कौन सी रेखा, मैकमोहन लाइन, है ना। भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा को 24 परगना के क्षेत्र को कहते हैं। इसके अलावा आपका त्रिपुरा का जो क्षेत्र है वो अलग है, 0 डिग्री वाला। ठीक है, भारत और नेपाल की सीमा का कोई नाम नहीं है। ठीक है, वो ओपन बॉर्डर है और नेपाल जाने के लिए हमें कोई भी पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक, भारत द्वारा अंटार्कटिका में स्थापित किए जाने वाले नए अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है ना। नए अनुसंधान केंद्र पूछा है, पुराना नहीं पूछा है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो नया अनुसंधान केंद्र जो भारत के द्वारा यहाँ पे स्थापित किया गया है वो कौन सा है, ये पूछा जा रहा है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, भारत द्वारा अंटार्कटिका में स्थापित किए जाने वाले नए अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है, तो ऑप्शन है दक्षिण गंगोत्री, भारतीय दक्षिणयान, मैत्री। ठीक है, तो अगर यहाँ पर अगर देखते हैं तो सबसे पुराना जो अनुसंधान केंद्र है वो दक्षिण गंगोत्री है। ठीक है, उसके बाद बना मैत्री, और सबसे नया कौन सा है, भारती। तो भारती अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, बन के तैयार हो रहा है, लगभग बनी गया है। तो ये सबसे नया रिसर्च सेंटर है अंटार्कटिका में, अनमैन्ड रिसर्च सेंटर अंटार्कटिका में है। ठीक, ये तो हो गए 7 क्वेश्चन किसका के 2009 के। अब हम आते हैं 2014 के क्वेश्चंस को आपके सामने डिस्कस करते हैं। 2014 में मैंने आपको बताया 27 क्वेश्चन के करीब आपको क्वेश्चन मिलेंगे जो पेपर में आए। तो चलिए नंबरिंग हम उसी से आगे बढ़ाते जा रहे हैं ताकि आपको एक साथ हम इसका जिस्ट भी दे सकें। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे लंबा नदीय बांध है। ठीक है, तो भारत का सबसे लंबा नदीय बांध कौन सा है, ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही रट्टा मार और इजी क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आया हुआ है। ठीक है, सबसे लंबा नदी बांध। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन है नागार्जुन सागर। ठीक है, दूसरा भाकर नागल, तीसरा हीराकुंड, चौथा है सरदार सरोवर। तो भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड, जो कि महानदी पर बना है। किस नदी पर बना है, महानदी पे बना है, इसे याद रखिएगा। इसके अलावा नागार्जुन सागर की अगर हम बात करते हैं तो ये कृष्णा नदी पे बना है। किस पे बना है, कृष्णा नदी पे। भाकर नागल, भाकर नागल की अगर हम बात करें तो ये किस नदी पर बना है, भाकर नागल ये सतलज नदी पर है, इसे याद रखिएगा। और सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर है। काफी ज्यादा विवादित भी था। ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन भी चला था, लेकिन फिर भी अब ये बन के तैयार हो गए, इसे याद रखिएगा। बात क्लियर है। तो ये सारे बांध बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, इनको ध्यान रखिएगा। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध, महानदी उड़ीसा में स्थित है। ठीक, चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं।
रेणुकूट, रेणुकूट किस लिए जाना जाता है? अगर हम बात करते हैं रेणुकूट का किस लिए मशहूर है, तो किस क्षेत्र के लिए, किस उद्योग के लिए मशहूर है? सीमेंट उद्योग, ठीक है, पहला ऑप्शन है। ताप बिजली, इस्पात या एल्युमिनियम उद्योग। तो रेणुकूट की जब भी बात आती है तो रेणुकूट का जो क्षेत्र है वो एल्युमिनियम उद्योग के लिए बहुत फेमस है, ठीक है। इस्पात के लिए भी क्षेत्र अलग है भारत में, ताप बिजली के लिए भी क्षेत्र अलग है, सीमेंट के लिए भी अलग है ना। लेकिन यहाँ पर रेणुकूट की बात हो रही है, तो जब भी रेणुकूट आएगा तो भारत में वो एल्युमिनियम के उद्योगों के लिए बहुत फेमस है, ये याद रखिएगा, ठीक। इसके बाद आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना बेतवा नदी पर बनाई गई है? बेतवा, बेतवा एक सहायक नदी है, इसे याद रखिएगा, ठीक, यमुना की। बेतवा नदी की अगर हम बात करें तो ये एक ट्रिब्यूटरी है गंगा, सॉरी यमुना की, ठीक। अब ऑप्शन में क्या दिया है देखा जाए, कालागढ़ बांध, रिहिंद बांध, माटा टीला बांध, नरोरा बांध, ठीक है। अब इसमें अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर हमें जो ऑप्शन देख रहे हैं, कालागढ़ बांध, रिहिंद बांध, रिहिंद तो रिहिंद नदी पे बना है, कालागढ़ और नरोरा ये भी बाहर हो गए, रिजेक्शन मेथड अगर लगाएंगे, नरोरा तो नरोरा में बना हुआ है, बुलंदशहर, तो माटा टीला बांध जो है इसका सही जवाब है, जो बेतवा नदी पे बना है, इसे ध्यान रखिएगा। माटा टीला कई बार पूछा भी गया है, इंपॉर्टेंट है। रिहिंद नदी पर बना हुआ है, ठीक है। कालागढ़ बांध आप मुझे ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइएगा किस नदी पे बना हुआ है, ठीक है। सिर्फ नदी का नाम बताना है आपको, बहुत बार पेपर में आई हुई है, उत्तर प्रदेश में तो अक्सर इसका बड़ा नाम रहता है। और नरोरा बांध नरोरा में है, और नरोरा उत्तर प्रदेश का एकमात्र जो बोल सकते हैं एटॉमिक न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ठीक है, बुलंदशहर में स्थित है, ठीक। चलिए अभ्यास आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में डोलोमाइट नामक खनिज का उत्पादन होता है? तो ऑप्शन है इलाहाबाद, सोनभद्र, बांदा, ललितपुर। तो इलाहाबाद में तो कोई खनिज वगैरह नहीं है इतना, ठीक है, तो बचा क्या, सोनभद्र, बांदा और ललितपुर। तो इसमें सही जवाब है सोनभद्र। सोनभद्र में आपको डोलोमाइट मिलेगा, कैल्शियम का एक और होता है, अयस्क होता है, इसे याद रखिएगा। अब मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताओ कि ललितपुर में क्या मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ललितपुर में कौन से खनिज का भंडार मिलता है, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में अक्सर आया हुआ है। चलिए, और अभी तक मैंने जितने भी लोगों से पूछे हैं, काफ़ी लोगों ने इसके सही जवाब भी कमेंट में दिए हैं, और कमेंट में आपके जवाब बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो आपका प्रयास इसी तरह से चलता रहेगा तो आप एक ना एक दिन पेपर में सफलता जरूर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करते हैं तो 12 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, प्राकृतिक वनस्पति पेटी का अनुक्रम हमें दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो प्राकृतिक वनस्पतियों पेटी का अनुक्रम हमें कहाँ दिखाई पड़ेगा? क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, लैंग्वेज वाला है। ऑप्शन नंबर 1 है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में, उष्णकटिबंधीय वनों में, पर्वतीय वनों में, कटीले वनों में, ठीक है। तो प्राकृतिक वनस्पति पेटी का अनुक्रम हमें कहाँ पर दिखाई पड़ेगा? ठीक, इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो एक अनुक्रम जो है, ऑर्डर, मतलब वहाँ पर आपको पर्णपाती वन भी मिलेगा, सदाबहार वन भी मिलेगा, और पर्वतीय वन भी मिलेगा। तो वो आपको जो मिलेगा वो पर्वतीय वनों के क्षेत्र में मिलेगा, ठीक है। तो जो प्राकृतिक वनस्पति पेटी का एक अनुक्रम है, अनुक्रम मतलब घटने से बढ़ने या बढ़ने से घटने वाला क्रम है, वो आपको मूल रूप से पर्वतीय वनों में मिलेगा, ठीक है। उष्णकटिबंधीय वनों में सिर्फ एक ही अनुक्रम मिलेगा, मतलब एक ही पैटर्न मिलेगा, कई सारे पैटर्न नहीं मिलेंगे, ना उष्णकटिबंधीय मिलेंगे ना कटीले में, लेकिन यहाँ पर ऐसा होता है, इसे ध्यान रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 से आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। स्लैश एंड बर्न फार्मिंग है ना, स्लैश एंड बर्न फार्मिंग कृतन और दहन कृषि को मिल्पा के रूप में जाना जाता है, कहाँ पर? ठीक है, स्लैश एंड बर्न फार्मिंग आपको ऑल ओवर वर्ल्ड मिलेगी, है ना। ये पहले फिलहाल तो अभी इंडिया में काफ़ी ज़्यादा बैन है, लेकिन इंडिया में नॉर्थ ईस्ट के रीजन में ये काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस होती है, और इंडिया के अलावा और भी अलग अलग
देशों में आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि स्लैश एंड बर्न फार्मिंग, या जिसे कर्तन और दहन कृषि कहते हैं, जिसको जिस देश का आंसर है उस देश में मिल्पा कहते हैं। क्या बोलते हैं? मिल्पा। मिल्पा के नाम से जानी जाती है। तो किस देश में जानी जाती है? इंडोनेशिया, मैक्सिको, ब्राज़ील, वेनेजुला। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये स्लैश एंड बर्न फार्मिंग आपको मिलेगी मैक्सिको में। ठीक है, ये याद रखिएगा। और मैक्सिको में इस फार्मिंग को क्या बोलते हैं? मिल्पा। अलग अलग देशों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ज़रा कमेंट में बता के देखो और मुझे सर्च करके बताना इंडोनेशिया में इसी तरह की कृषियों को क्या कहा जाता है ना। इंडिया में तो इसे झूम खेती कहा जाता है। क्या कहा जाता है? झूम खेती। लेकिन इंडोनेशिया में क्या कहा जाता है? मुझे ज़रा कमेंट में बताइएगा। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी शैल पारगम है? इनमें से कौन सी शैल पारगम है? पारगम मतलब बोल सकते हैं कि मैकेनिकल एक्टिविटीज से बनती है। बसॉल्ट, संगमरमर, ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर। ठीक है, तो अगर बात करते हैं तो मैकेनिकल एक्टिविटी, देखो बसॉल्ट जो है ये आग्नेय चट्टानों में आता है। किस में आता है? आग्नेय चट्टान। संगमरमर अगर हम बात करते हैं तो रूपांतरित चट्टानों में आता है। ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान में आता है। और बलुका पत्थर जो होता है अवसादी चट्टानों में आता है। ठीक है, और अवसादी चट्टानों का ही एक रूप है पारगम में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? बलुआ पत्थर। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब है बलुआ पत्थर, इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा विकास के लिए आदर्श स्थितियां प्रदान करता है? भारत में ज्वारीय ऊर्जा का क्षेत्र कहां पर है ना। ऑप्शन आपके पास क्या है? ऑप्शन है कोरोमंडल, दूसरा मालाबार, कच्छ की खाड़ी, तापीय ज्वार, नदमुद। ठीक है, तो यहाँ पर वो कौन सा एरिया है जो इसके लिए बेहतरीन है? तो अगर हम बात करते हैं कि ज्वारीय, तो भारत में ज्वारीय ऊर्जा का जो क्षेत्र है ठीक है, ये कच्छ के रीजन में ये बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तापी का ज्वार नदमुद का एरिया भी इसमें सक्षम है, लेकिन आदर्श स्थितियां जो सबसे ज़्यादा है, पूरा गुजरात ही तापीय ज्वारीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। और ये दोनों क्षेत्र गुजरात में ही पड़ रहे हैं। ठीक है, दोनों को लेकर कंफ्यूजन बनी बच्चों में। तो अब इसमें से एक को अगर चूज करना है तो कच्छ की खाड़ी इसका सही जवाब है, ये याद रखिएगा। तापीय ज्वार नदमुद का रीजन भी बहुत सक्षम है, लेकिन आदर्श स्थितियां वहां पर नहीं मिलती हैं। इसलिए अगर इस क्वेश्चन का सही जवाब देखें तो इसका सही जवाब है कच्छ की खाड़ी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित ज्वालामुखी में से कौन सा विलुप्त ज्वालामुखी है ना। विलुप्त मतलब जो एक्सटेंड कर चुके हैं। ज्वालामुखी 3 तरह के होते हैं। ठीक है, एक वो जो एक्टिव होते हैं, एक्टिव मतलब लगातार फटते रहते हैं। एक होते हैं एक्सटेंड जो खत्म हो चुके होते हैं, है ना। एक होते हैं डॉर्मेंट, डॉर्मेंट जो सो रहे हैं और एकदम से फटते हैं। डॉर्मेंट वाले बड़े खतरनाक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पूछा विलुप्त कौन सा हुआ है। ऑप्शन में आपके पास है पोपा, माउंट एटना, कैटोपैक्सी, विसुवियस। तो देखो विसुवियस और कैटोपैक्सी तो भैया अभी भी फट रहे हैं, और ये दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी तो कैटोपैक्सी है, ये तो आपको सबको पता ही है। ठीक, तो ये सब एक्टिव है, तो इनएक्टिव कौन सा है? पोपा। अब मुझे क्या आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि पोपा किस देश में स्थित है? ठीक है, या आप ऐसा करिए कि आप इन सारे ज्वालामुखी के देश मुझे खटाकर बताते जाइए। ठीक है, सर्च करके बताओ, कैसे भी बताओ, बताते रहिए, कमेंट में जरूर देते रहिए। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर हम बात करते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत सबसे ज्यादा कहां पर है?
ठीक है, पहला ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा नागालैंड, तीसरा मिजोरम और चौथा मेघालय। तो अनुसूचित जनजाति के मामले में कौन सा राज्य प्रतिशत के मामले में सबसे आगे है? तो अगर इस क्वेश्चन का आंसर देखा जाए तो इसका सही जवाब मिजोरम है। ठीक है, मिजोरम में अनुसूचित जनजाति के प्रतिशत सबसे ज़्यादा है, इसे ध्यान रखिएगा। प्रतिशत के अनुसार पूछ रहा है, जनसंख्या के अनुसार नहीं, है ना। तो प्रतिशत बोलता है तो प्रतिशत मतलब कुल जनसंख्या में कितने प्रतिशत अनुसूचित जनजाति है। तो उस मामले में अगर देखा जाए तो उस मामले में मिजोरम सही है, एकदम फिट बैठ रहा है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, वरना फिर और अगर सिर्फ इसी क्वेश्चन में क्या पूछता कि निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सबसे अधिक है, तो अब यहाँ पर आंसर बदल जाता। और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति की अगर हम बात करें जनसंख्या के अनुसार, सिर्फ जनसंख्या ही देखें तो सबसे ज़्यादा वो कहाँ पर है, किस राज्य में है, तो इसका आंसर अलग आएगा। इसका आंसर क्या होगा? एमपी, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। भारत के निम्नलिखित शहरों में से किनमें वार्षिक ताप परिसर सबसे कम रहता है? वार्षिक ताप मतलब साल भर का तापमान सबसे कम रहता है। तो देखो, साल भर के तापमान का अंतर कहाँ पे कहाँ पर सबसे कम होगा? ठीक है, तो अगर आप इन क्षेत्रों को ध्यान से देखें, ठीक, इसमें दिया हुआ है पोर्ट ब्लेयर, दिल्ली, पटना, नागपुर। तो देखो यहाँ पर ये जो दिल्ली और पटना है ये तो बाहर चले जाएंगे, क्योंकि इनमें तापांतर अधिक होगा। क्यों? क्योंकि ये उत्तरी गोलार्ध में है, यहाँ पर ठंडी और गर्मी दोनों मिलेगी। तो यहाँ पर ठंडी गर्मी अलग है, वो दोनों मिलेगी, तो भाई साल भर का तापांतर अच्छा खासा हो जाएगा। ठीक, अब बचा क्या? पोर्ट ब्लेयर और नागपुर। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर जो है कैपिटल है अंडमान निकोबार का, और नागपुर पड़ता है महाराष्ट्र में। ठीक, अगर देखा जाए तो वार्षिक तापांतर का परिसर सबसे कम कहाँ रहेगा? तो नागपुर और पोर्ट ब्लेयर में देखा जाए तो पोर्ट ब्लेयर चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है और वहाँ का वार्षिक तापांतर सबसे न्यूनतम होगा। नागपुर जो है वो थोड़ा सा पानी से दूर है, अंदर की तरफ है, लैंड की थोड़ा सा पानी से दूरी पर है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो पोर्ट ब्लेयर होगा। ठीक है, वैसे तो नागपुर का तापांतर भी कम होना चाहिए, लेकिन सबसे कम किसका? पोर्ट ब्लेयर का, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 थोड़ा सा एग्रीकल्चर ज्योग्राफी के अंदर आता है। ठीक है, अगर हम क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं तो निम्नलिखित फसलों में से किस फसल को अच्छे जल निकास वाली उपजाऊ मिट्टी, भारी मात्रा में खाद और उर्वरक, गर्म और आर्द्र जलवायु और 100 सेंटीमीटर वर्षा और सिंचाई के द्वारा सुनिश्चित जल आपूर्ति की आवश्यकता होती है? ठीक, तो इसमें गन्ना है, चावल है, गेहूं है, मक्का है। 4 ऑप्शन है, गेहूं, चावल, गन्ना, मक्का, क्या है? तो अगर देखा जाए तो आर्द्र जलवायु, ठीक, इससे आप और बोल सकते हैं निकास वाली उपजाऊ, अच्छे जल निकास वाली उपजाऊ मिट्टी, ठीक है, और सिंचाई द्वारा सुनिश्चित जल आपूर्ति, इन सब पैरामीटर्स पर एक ही फसल पूरी तरह से फिट बैठ रही है। क्योंकि देखो, चावल की फसल में ऐसा नहीं चाहिए रहता है और गेहूं में भी ऐसा नहीं चाहिए रहता है। ठीक है, मक्का तो एकदम ह्यूमिड एरिया में है, पानी की ज़्यादा आवश्यकता इसको नहीं होती है। तो बचा क्या आपके पास? गन्ना। तो गन्ना इस क्वेश्चन का सही जवाब है। ठीक, ये एक बहुत टिपिकल और ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें वही इसको कर सकता है जिसको फसलों की जानकारी अच्छी हो। एग्रीकल्चर ज्योग्राफी के अंतर्गत ये क्वेश्चन आता है। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की अगर हम बात करते हैं तो जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें एक भी महानगर नहीं है? ठीक है, महानगर नहीं है मतलब आपका महानगर मतलब होता है अर्बन एरिया। अर्बन मतलब शहर, और शहर मतलब बड़े बड़े शहर। तो सबसे ऑप्शन है राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल। तो अगर जनसंख्या के अनुसार देखा जाए सबसे ज़्यादा बोल सकते हैं कि रूरल एरिया, गांव वाला एरिया आपका भारत में कौन सा है? हिमाचल प्रदेश।
तो इसका सही जवाब भी यही हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक भी महानगर नहीं है। ठीक है, ये जनगणना के हिसाब से तो ये 2011 की जनगणना का क्वेश्चन है। ठीक, आने वाले समय में हो सकता है इसमें कुछ अपडेशन हो जाए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21, सिंचित क्षेत्रों में, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, सिंचित क्षेत्रों में भूमि के निम्नलिखित मुख्य कारण क्या है। ठीक है, सिंचित क्षेत्रों में भूमि के निम्नीकरण के मुख्य कारण क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा गलत पढ़ लिया था। ठीक है, निम्नीकरण मतलब कम हो जाने के, भूमि के कम हो जाने के मुख्य कारण क्या है, ये पूछ रहा है। ठीक है, सिंचित क्षेत्रों में, सिंचित जहाँ मतलब एक प्री डिफाइंड एरियाज में, इसके कम होने के मुख्य कारण क्या है, और नालिका अपरदन, अति सिंचाई, लवणीकरण, भूमि पर सिल्ट का जमाव। तो ऐसे क्षेत्र जो सिंचित है वहाँ पर भूमि के कम होने का मुख्य कारण क्या है, अति सिंचाई, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा सिंचाई कर देना ऐसे क्षेत्रों को बहुत नुकसान पहुंचाता है। तो इसका सही जवाब है अति सिंचाई। और नालिका अपरदन, अपरदन का एक तरीका होता है, मृदा अपरदन के अंतर्गत आता है। तो ये वगैरह तो आपको इतना नहीं नुकसान पहुंचाता है, तो इसे याद रखिएगा। इसका जो सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 21 का, वो है बी, अति सिंचाई। ठीक है, एक्सेसिव इरिगेशन। निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक खनिज विद्युत व इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में प्रयुक्त होने वाला सबसे महत्वपूर्ण खनिज है। इसमें से कौन सा अधात्विक, अधात्विक मतलब जिसमें मेटल ना हो, विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में प्रयुक्त होने वाला सबसे महत्वपूर्ण खनिज है। ऑप्शन है अभ्रक, सीसा, तांबा, बॉक्साइट। अगर थोड़ा सा भी ध्यान कर लोगे तो इसका क्वेश्चन बहुत आसान है। इस क्वेश्चन का आंसर, भारत इस चीज़ में नंबर 1 भी है, माइका इसे इंग्लिश में बोलते हैं, और आमतौर पे ये इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला एक इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का उद्देश्य नहीं है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से। अब देखो तीसरा क्वेश्चन है 2014 का, है ना। जल प्रदूषण को कम करना, विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, आंतरिक नौचालन। तो कौन सा उद्देश्य नहीं है। देखो अगर देखा जाए और अगर आप ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ते हो तो अपने आप ही इसका आंसर निकालो। जल प्रदूषण को कम करना बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का काम क्या है, बाढ़ को रोकना, ठीक है, सूखा कम करना, ठीक है, पानी को प्रॉपर हर जगह पहुंचाना, बिजली बनाना, ये सब इसके अंदर आता है, लेकिन ये वाला नहीं आता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है, जल प्रदूषण को कम करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, भारत की तिलहनों की निम्नलिखित फसलों में से कौन सी फसल प्रमुख तिलहन के उत्पादन के लगभग आधे की भागीदार है। मतलब भारत में जो भी तिलहन उत्पन्न होती है उसमें से आधा तिलहन यही वाली होती है। तो कौन सी है, अलसी, सरसों, मूंगफली, तिल। अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अगर देखते हैं तो सरसों इस क्वेश्चन का सही जवाब है, क्योंकि भारत की तिलहनों में कौन सी फसल प्रमुख तिलहनों के उत्पादन में आधे की भागीदारी रखती है। तो हमेशा से याद रखिए सरसों इस मामले में है जो 50% इसकी भागीदारी रखती है। तो ये इम्पॉर्टेंट तिलहन है भारत की सरसों, इसे याद रखिएगा। इसका काफ़ी उपयोग होता है, तेल वगैरह तो यूज़ होता ही है, और इसको मल्टीपल एरियाज में यूज़ किया जाता है, इसलिए इसकी उपयोगिता बहुत ज़्यादा है। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है निम्नलिखित नगरों में से किस नगर में वर्ष के किसी भी समय रात के आकार में किसी प्रेक्षक को ध्रुव तारा नहीं दिखाई देगा, है ना। तो एक फैक्ट्स कॉन्सेप्ट दोनों का एक मिक्सचर वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछ रहा है कि इन शहरों में से किन शहरों में जाने पर आपको ध्रुव तारा रात में नहीं दिखाई देगा। किस नगर में वर्ष के किसी भी समय रात में आपको ध्रुव तारा नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो ऑप्शन है दिल्ली, मैक्सिको, ब्राजीलिया, मॉस्को। ठीक है, अब देखो इसमें एक कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट पे अगर ध्यान दोगे तो ये आंसर हमेशा गलत नहीं करोगे। ध्रुव तारा जो है आपको हमेशा नॉर्थ पोल में दिखाई देता है या उत्तरी गोलार्ध में। कहाँ दिखाई देगा, उत्तरी गोलार्ध में।
तो उत्तरी गोलार्ध के जितने भी देश होंगे वहां पर कभी ना कभी तो दिखाई देगा, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध के किसी भी देश में ये नहीं दिखाई देगा। तो उस हिसाब से देखा जाए तो दिल्ली में दिखाई देगा, मैक्सिको भाई उत्तरी गोलार्ध में पड़ रहा है, मॉस्को उत्तरी गोलार्ध में पड़ रहा है, लेकिन ब्राजीलिया दक्षिणी गोलार्ध में, ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया, ये नहीं है, यहाँ पे नहीं दिखाई देगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, ब्राजीलिया। इसे याद रखिएगा, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान रखने वाला। ठीक, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 6। उस अंतःस्थलीय जल मार्ग की पहचान कीजिए जो बेसल से रॉटरडैम तक नाव्य है। अंतःस्थलीय जल मार्ग मतलब लैंड टू लैंड वाटरवे जो रॉटरडैम से बेसल के बीच तक नाव्य है, मतलब वहां से नाव चलती है। डेन्यूब, मिसिसिपी, वोल्गा, राइन। तो अब देखिए बेसल और रॉटरडैम, थोड़ा सा लॉजिक लगा के करोगे ना तो काफ़ी सारी चीज़ें आप अपने आप कर ले जाओगे। ठीक है, रॉटरडैम और बेसल ये यूरोप के एरिया है, तो ये मिसिसिपी वाला तो बाहर हो जाएगा भाई अपने आप ही, क्योंकि भाई मिसिसिपी जो है वो तो आपका नॉर्थ अमेरिका में है ना। अब देखो वोल्गा जो है, वोल्गा यूरोप की सबसे बड़ी नदी है, लेकिन यहाँ पर ये वाटरवे नहीं बनेगा, न दनूब पे बनेगा। क्यों? क्योंकि देखो यूरोप की सबसे व्यस्तम नदी जो है वहीं पर ये अंतःस्थलीय जलमार्ग स्थित है, और वो है राइन। राइन यूरोप की सबसे बिजिएस्ट नदी है, इसे याद रखिएगा। यूरोप की सबसे बड़ी नदी वोल्गा, वोल्गा, डेन्यूब, ये सब बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, लेकिन राइन यूरोप क्या दुनिया की सबसे व्यस्तम नदी है, क्योंकि उस पर आंतरिक जलमार्ग बने हुए हैं, जिससे एक शहर से दूसरे शहर में जाना बहुत आसान हो जाता है। कभी आप यूरोप जाइए तो आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा, हॉलीवुड मूवीज़ में आपको ये चीज़ अक्सर देखने को मिलती है ना। दोनों तरफ शहर बसे हुए हैं और बीच में बोट लेकर हीरो या जेम्स बॉन्ड टाइप का हीरो चला जाता है, वो आपको यूरोप के नेशंस में मिलेगा। वहाँ पे इनलैंड वाटरवेज बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और जिसकी वजह से वहाँ पर ट्रांसपोर्ट और ट्रेड बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। और इसमें राइन जलमार्ग जो है ये बेसल और रॉटरडैम के बीच पाया जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 की अगर हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है। भारत के पश्चिमी तट मार्मोगोवा और मुंबई हैं, बिल्कुल सही है। भारत के पश्चिमी तट पे मार्मोगोवा मुंबई दोनों हैं, ठीक है। भारत के पश्चिमी तट पे कोची और जवाहरलाल नेहरू पट्टन है, ये भी सही है। पूर्वी तट पे हल्दिया और चेन्नई है, ये भी सही है, लेकिन पूर्वी तट पे न्यू मैंगलोर और पारादीप नहीं है। पारादीप तो पूर्वी तट पर है, लेकिन न्यू मैंगलोर कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में, जो कि पश्चिम में पड़ेगा। तो इसे याद रखिएगा। अगर हम देखते हैं पोर्ट्स को, बंदरगाह को, तो न्यू मैंगलोर यहाँ पे पड़ेगा, ये याद रखिएगा, और पारादीप आपको यहाँ पे मिलेगा। तो एक पश्चिम में है तो एक पूर्व में है, जिसकी वजह से आपको ये अंतर देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसमें एक खास बात क्या है, मुंबई जो बंदरगाह है ये वाला, ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, ठीक है, महाराष्ट्र में। और ये जवाहरलाल नेहरू वाला जो है ये भी महाराष्ट्र में है, लेकिन ये भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है, और इसका नाम जवाहरलाल नेहरू के अलावा नेवा शेवा है, इसे याद रखिएगा। ठीक, चेन्नई भारत का एक इम्पॉर्टेंट बंदरगाह है जो पूरी तरह से ऑटोमेटिक है ना, वो कृत्रिम बंदरगाह जो पूरी तरह से ऑटोमेटिक है, चेन्नई। ठीक है, मार्मोगोवा गोवा में पड़ता है, तो गोवा में पड़ता है, इसे याद रखिएगा। तो ये सारे बंदरगाह की स्थिति अगर पता रहेगी तो आपको बहुत आसान हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 28 की अगर हम बात करते हैं, भारत में कोयले के विशाल भंडार हैं, लेकिन प्रतिवर्ष लाखों टन कोयले का आयात किया जाता है। भारत में कोयले का बहुत भंडार है, लेकिन हम क्या करते हैं, हर साल काफ़ी कोयला बाहर से मंगाते हैं, ऐसे क्यों, है ना। तो आपके पास 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। भारत सरकार की नीति है कि कोयले के देसी भंडार को बचाया जाए, कोयला आधारित ऊर्जा संयंत्रों के पर्याप्त और नियमित कोयला नहीं मिलना, ठीक है, इस्पात संयंत्रों में उपयोग किए जाने वाले कोकिंग कोयला के भारत में कमी होना। ठीक, तो देखो अगर हम बात करें कोयला
4 प्रकार का होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। एंथ्रासाइट कोल भारत में कम पाया जाता है और भारत में जितने भी उद्योग होते हैं वहाँ पर एंथ्रासाइट ही इस्तेमाल किया जाता है, और भारत में एंथ्रासाइट नहीं, इसलिए बाहर से मंगाया जाता है। इसे याद रखिएगा। भारत में जो कोल पाया जाता है वो बिटुमिनस होता है। अब भारत बाहर से एंथ्रासाइट मिलाता है, मंगाता है, उसको बिटुमिनस के साथ मिक्स करता है और फिर यूज़ करता है। क्यों? क्योंकि इससे उसका ऊष्मीयमान एक मेंटेन रहता है। बिटुमिनस का बढ़ जाता है, एंथ्रासाइट का कम हो जाता है, और बीच में कहीं का एक मिड पॉइंट मिल जाता है। इसे ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन में देखो दूसरा और तीसरा तो पॉइंट एकदम सही है, लेकिन भारत ने कोई ऐसी नीति नहीं बनाई कि कोयले के देसी भंडारों को बचाया जाए, क्योंकि बल्कि अब तो वो उल्टा क्या कर रहा है, इसकी बिडिंग भी करके है, ई ऑक्शनिंग भी कर रहा है। तो ये तो चल रहा है, तो ये पहला वाला पॉइंट बिल्कुल गलत है। तो सही क्या है? दूसरा और तीसरा। तो दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, पहला वाला अपने आप ही बाहर हो गया, तो बस पहला वाला जो नहीं है तो बस आंसर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29 की अगर हम बात करते हैं तो निम्नलिखित पतनों में से कौन सा पतन अन्य तीनों से अलग है? अन्य तीन से अलग है विशाखापट्टनम, कोलकाता, पारादीप, कांडला। तो इनमें तीन में एक तरह से है और एक अलग है। ठीक, तो इसमें कौन सा अलग है? तो अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो विशाखापट्टनम देखो तुम्हारा ईस्ट में है, पूर्व की तरफ पड़ता है। कलकत्ता, हल्दिया, ये भी पूर्व। पारादीप, लेकिन कांडला पहली चीज़ तो ये आपका कहाँ पड़ेगा? ये आपका वेस्ट में पड़ेगा। और कांडला की अगर हम बात करें तो ये कोई बड़ा पतन नहीं है। ठीक, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? कांडला। ठीक, ये आपका वेस्ट की तरफ भी पड़ रहा है और एक बड़ा पोर्ट भी नहीं है। ठीक, इसके बाद कांडला की अगर एक बात मैं आपको बताऊं तो एक चीज़ और है कि कांडला गुजरात में पड़ता है। और कांडला में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक ज्वारीय बंदरगाह है। किस तरह का बंदरगाह है? ज्वारीय बंदरगाह है। और कांडला का नया नाम क्या है? कांडला का नया नाम क्या है? कोई बताएगा कमेंट में? इसका नया नाम है दीन दयाल, पंडित दीन दयाल उपाध्याय बंदरगाह। तो इसका नया नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह है। और एक और अपडेशन है जो आपको बंदरगाहों में याद रखना है। ठीक है, देखो पोर्ट्स के क्वेश्चन, ये भी आपके पोर्ट्स के क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। पोर्ट्स के क्वेश्चन देखा जाए तो यहाँ पे ये दूसरा पोर्ट का क्वेश्चन है। तो देखो वो बड़ा प्री डिफाइंड पैटर्न है आपके इलाहाबाद हाईकोर्ट का, तो वो पैटर्न को पकड़िए और उसी पैटर्न पर आप वर्क करिए। पढ़िए सब, लेकिन उन क्वेश्चंस पे अच्छा वर्क करिए। कोलकाता का नया नाम क्या है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। मोदी जी ने इसका नाम अभी चेंज किया था, जब इलेक्शन हो रहे थे तब उस टाइम पर मोदी जी वहाँ गए थे और ये नाम चेंज किया था। ठीक है, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी कोलकाता का नया नाम है, कोलकाता बंदरगाह का। ठीक है, तो इसमें ये तीन ईस्ट में है और ये आपका वेस्ट में गुजरात में पड़ रहा है। ठीक, तो इसे ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से प्रवास की सही परिभाषा कौन सी है? प्रवास मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो प्रवास की सही परिभाषा क्या है? प्रवास से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो अगर हम प्रवास की सही परिभाषा यहाँ पर देखना चाहें तो क्या है? अपने उत्पाद बेचने के लिए ग्रामीणों का मंडी में जाना बिल्कुल गलत है भाई, ये एकदम गलत है, प्रवास इसे नहीं बोलते हैं। ठीक है, लोगों का प्रतिदिन काम पर जाना ये भी प्रवास नहीं है। पर्यटक के रूप में घूमने जाना ये भी प्रवास नहीं है, ये तो टूरिज्म है, टूरिस्ट के रूप में आप जाते हैं। लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर लंबी अवधि के लिए चले जाना ये एकदम सही है। ठीक है, तो इसमें तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, अगर ऑप्शन ही बहुत पढ़ के ही आपको बता देंगे कि आंसर हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? केरल के बारे में सच क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द केरल? विगत वर्षों में इसकी साक्षरता दर घट गई है, ये सच नहीं है। स्त्री साक्षरता दर पुरुष साक्षरता दर से अधिक है, ये भी सही नहीं है। ग्रामीण साक्षरता दर नगरीय साक्षरता दर से अधिक है, ये भी सही नहीं है। यह अकेला राज्य है जहां पर 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर 94% है, ये एकदम सही है। तो यहाँ पर देखा जाए तो 94% साक्षरता दर है, ये एकदम सही है। तो यहाँ पर देखा जाए ये एकदम सही
स्टेटमेंट है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 है, किस देश में आर्थिक प्रगति के साथ जन्म दर और मृत्यु दर में क्या परिवर्तन होते हैं? किसी देश में आर्थिक प्रगति के साथ जन्म दर और मृत्यु दर में क्या परिवर्तन होते हैं? तो भाई जन्म दर और मृत्यु दर दोनों बढ़ती है। दूसरा ऑप्शन जन्म दर घटती है। तीसरा मृत्यु दर बढ़ती है। चौथा जन्म दर और मृत्यु दर दोनों घटती है। ठीक है, आर्थिक प्रगति का मतलब यही है कि भैया जन्म दर और मृत्यु दर दोनों का घटना, ये किसी भी देश के डेवलपमेंट फेज को, डेवलप होने की स्थिति को दिखा रहा है। तो इसे याद रखिएगा, आर्थिक प्रगति का मतलब ही डेवलप। ठीक है, जैसे यूरोप के बड़े बड़े नेशंस आप देखेंगे वहाँ पर इसी तरह से चल रहा है। भारत इसकी तरफ आगे बढ़ रहा है ना, और धीरे धीरे इसको अचीव कर लेगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से उस राज्य की पहचान करिए जिसमें महिला साक्षरता दर जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम है। ठीक है, वो कौन सा राज्य है जहां पर महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो वो कौन सा राज्य है? बिहार, यूपी, राजस्थान, झारखंड। तो साक्षरता दर की अगर हम बात करते हैं तो साक्षरता दर के मामले में सबसे निचला पायदान पर आपका क्या है? बिहार। महिलाओं की साक्षरता दर के मामले में ये सबसे नीचे है 2011 की जनगणना पे। तो अब आप एक चीज़ और देख सकते हैं कि जनगणना के कई सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। 3 क्वेश्चन जनगणना से बने हैं ये 2014 के पेपर में। तो आप समझ सकते हैं कि जनगणना और इस तरह का, देखिए आपके पेपर में एक प्री डिफाइंड पैटर्न है ज्योग्राफी का। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी हम आगे के क्वेश्चन, ये 2 साल के क्वेश्चन हमने आपके सामने डिस्कस कर दिया है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक और शेयर करते जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको बताते जाइए। और हमारे कोर्स में भी आप एनरोल्ड हो सकते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट का RO का कोर्स है। नंबर जो स्क्रीन पर अभी ब्लिंक कर रहा है उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। और कई सारे स्टूडेंट्स का ये कहना है कि सर हमको बताइए कि किस तरह से एनरोल्ड होंगे। तो एनरोल होने के लिए सिर्फ आपको मैसेज करना है, RO इलाहाबाद हाई कोर्ट RO लिख के आपको भेजना है और मैसेज कर देना है। ओके गाइज, तो चलिए आज के इस सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय।